हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं कि सभी अच्छे होंगे। जैसा कि आप जानते हैं, यूपीएचजीएस की वैकेंसी आई भी है। 83 पोस्ट है। इसके रिगार्डिंग जो उत्तर प्रदेश हायर सर्विस रूल्स 1975 है, इसमें कुछ अमेंडमेंट किया गया है, कुछ संशोधन किया गया है कैंडिडेट की एलिजिबिलिटी को लेकर, योग्यता को लेकर। तो आज हम जानने वाले हैं कि ये क्या अमेंडमेंट हुआ है। तो याद रखना, ये यूपी हायर जुडिशल सर्विस रूल्स हैं, उसमें जो है यानी कि 16वां संशोधन हुआ है। तो आज हम इसे जानने की कोशिश करेंगे कि ये संशोधन क्या कहता है। आप देखें कि ये लिखा है, उत्तर प्रदेश सरकार नियुक्ति अनुभाग 4 अधिसूचना है, इसके लिए नोटिफिकेशन आया है। और ये कब का है? ये 11 जनवरी 2024 का है। 11 जनवरी 2024 का है। ये आपको जो है नजर आ रहा होगा, मैंने इस पर जो है एरो से भी मार्क किया है। तो इसमें लिखा है कि जो हायर जुडिशल सर्विस रूल है 1975, इसमें अमेंडमेंट किया गया है। और यह अमेंडमेंट कौन से नंबर का है? ये 16 नंबर का है, यानी कि 16वां अमेंडमेंट किया गया है, संशोधन किया गया है। अब हम इसे देखते हैं क्या है। लिखा है उत्तर प्रदेश उच्चतर न्यायिक सेवा 16वां संशोधन नियमावली 2023। और यहाँ पे बहुत सीधा सा लिखा है कि संक्षिप्त नाम प्रारंभ कि यह नियमावली जो है उत्तर प्रदेश उच्चतर न्यायिक सेवा 16वां नियमावली 2023 कहलाएगी। यानी कि इसका जो नाम होगा, शॉर्ट टाइटल जो होगा, उत्तर प्रदेश उच्चतर न्यायिक सेवा 16वां संशोधन नियमावली 2023 होगा। और ये जो है तुरंत प्रभावी होगा, यानी कि तुरंत प्रभावी होगा, फौरन ये लागू होगा, इमीडिएटली। तो ये जो है लागू हो गया। अब हमें इसमें देखना है कि इसमें क्या क्या अमेंड किया जाना है। अमेंडमेंट तो कई हुए हैं, लेकिन हम जो इसमें अमेंडमेंट देखेंगे 5 का संशोधन 2 के जो नियमावली है, इसका जो रूल 5 है, इसमें अमेंडमेंट किया गया है। और जो अमेंडमेंट किया गया है, तो इसमें दो कॉलम बनाए हैं, कॉलम नंबर 1 और कॉलम नंबर 2। तो कॉलम नंबर 1 में तो वो है जो एग्जिस्ट रूल है, यानी कि पहले से ही बना हुआ नियम क्या था। ये कॉलम नंबर 2 है, इसमें ये बताया अब कौन सा रूल सब्स्टिट्यूटेड किया गया है, यानी कि कौन सा नियम जो है प्रतिस्थापित किया गया है। तो हम देखें उत्तर प्रदेश उच्चतर न्यायिक सेवा जो है, इसमें 16वां जो संशोधन हुआ है 2023 में। तो इससे पहले क्या नियम था? तो नियम 5 को जब हम देखते हैं, तो ये कह रहा है भर्ती का स्रोत, के भर्ती कैसे होगी। तो कहा कि सेवा में भर्ती निम्नलिखित प्रकार से की जाएगी। आवेदन पत्र जमा करने की नियत अंतिम तिथि को न्यूनतम 7 वर्षों का अनुभव रखने वाले अधिवक्ताओं में से सीधी भर्ती द्वारा। यानी कि जो एचडीएस के लिए जो पोस्ट आएंगी, तो एचडीएस के लिए जो एग्जाम होगा, उसके लिए कौन इलिजिबल होगा? उसके लिए वो व्यक्ति इलिजिबल होगा कि जिस दिन से उसने जो है क्या था, आवेदन पत्र जमा करने की नियत अंतिम तिथि को, जो लास्ट डेट है, लास्ट डेट कौन सी, कि जिस दिन तक उसे लास्ट फॉर्म सबमिट करने की जो लास्ट डेट है, उसको जो है 7 वर्षों का अनुभव रखने वाले अधिवक्ताओं में से सीधी भर्ती। यानी कि जो एचजीएस का फॉर्म फिल कर रहा है और जो लास्ट डेट है, उस दिन तक उसका जो है 7 साल का एक्सपीरियंस जो है पूरा हो गया हो, यानी कि उसका रजिस्ट्रेशन हुए 7 ईयर्स जो है हो गए हो। तो यहाँ सीधा सा लिखा है कि 7 वर्षों का अनुभव रखने वाले अधिवक्ताओं में से सीधी भर्ती द्वारा, यानी कि 7 साल का जिसका एक्सपीरियंस है, 7 साल जिसको रजिस्टर्ड हुए हो गए हो। लेकिन 2023 में 16वां संशोधन आ गया, इसके द्वारा क्या बदलाव किया गया है। तो देखो, नियम भर्ती का स्रोत, नियम 5 भर्ती का स्रोत कहा कि सेवा में भर्ती निम्नलिखित प्रकार से की जाएगी। कैसे? आवेदन पत्रों को प्रस्तुत किए जाने के लिए नियत अंतिम दिनांक को न्यूनतम 7 वर्षों से एक अधिवक्ता के रूप में व्यवसाय करने वाले अधिवक्ताओं में से सीधी भर्ती। तो पहली चीज तो ये कह दी कि सही आवेदन पत्रों को प्रस्तुत किए जाने के नियत अंतिम दिनांक को, यानी कि जो लास्ट डेट होगी फॉर्म फिल करने की, न्यूनतम 7 वर्षों से एक अधिवक्ता के रूप में व्यवसाय करने वाले अधिवक्ताओं में से सीधी भर्ती। यानी कि जो लास्ट डेट है फॉर्म फिल करने की, उसमें उससे पहले से, यानी कि 7 साल से जो है वो एडवोकेसी कर रहा हो, अधिवक्ता के रूप में जो है काम कर रहा हो। और आगे इसमें लिखा कि परंतु, अभी परंतु क्या है, इसे समझना है कि यह है कि ऐसे अधिवक्ता को ही परीक्षा प्रक्रिया में सम्मिलित होने की अनुज्ञा दी जाएगी। भैया वो कौन से अधिवक्ता है जिनको परीक्षा में सम्मिलित होने की परमिशन दी जाएगी? जो किसी न्यायालय के समक्ष, किसी न्यायालय के सामने भर्ती हेतु विज्ञापन के प्रकाशन वर्ष से, यानी कि जिस वर्ष में जो है प्रकाशन आया, जैसे 2023 का नोटिफिकेशन आया है, पूर्ववर्ती 3 वर्षों से, यानी कि जिस सन में नोटिफिकेशन आया है, जिस ईयर में, उससे 3 साल पहले से
अनारक्षित श्रेणियों के लिए, आरक्षित मतलब अनरिजर्व, जो जनरल कैटेगरी है उसके लिए 30 मामले सामूहिक मामलों से भिन्न। सामूहिक मामलों से भिन्न मतलब कि वो ऐसा ना हो किसी सीनियर के साथ उसका नाम जुड़ा हुआ हो, उसका भी वकालतनामा यानी कि उसी पर उसकी मोहर लगना। क्या कह रहा है ये, पूर्ववर्ती 3 वर्षों में अनारक्षित यानी कि अनरिजर्व जनरल कैटेगरी के लिए 30 मामले, और सामूहिक मामलों से भिन्न, और अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए 24 मामले सामूहिक मामलों से भिन्न से एन्यून मामले को संचालित करने में स्वतंत्र रूप से लगे हुए हो। यानी कि यहां बड़ी सीधी सी बात कह दी कि 7 साल से तो वो प्रैक्टिस कर ही रहा हो, पर जिस दिन से जो है नोटिफिकेशन आया है जिस साल में, उससे 3 साल पहले वाले सालों में वो क्या हो कि अगर जो जनरल कैटेगरी से हो तो कम से कम 30 मामले होने चाहिए जिसमें वो स्वतंत्र रूप से जो है उसको जो है लड़ रहा हो। और एससी एसटी या ओबीसी का अगर जो कोई बंदा है तो उसके लिए जो है 24 केसेस जो है वो लड़ रहा हो मेरिट के आधार पे, यानी कि और इंडिपेंडेंटली अपने आप स्वतंत्र रूप में लगे हुए हों, यानी कि 30 केसों पर उसके वकालतनामे लगे हुए होने चाहिए इंडिपेंडेंटली। और ऐसे स्वतंत्र विनियोजन का प्रमाण पत्र और ये वाला जो सर्टिफिकेट होगा, हाँ जी इतने केसेस में जो है ये लगा हुआ है, यथास्थिति जिले का जिला एवं सत्र न्यायाधीश या उच्च न्यायालय के महाप्रबंधक निबंधक या उच्चतम न्यायालय के महासचिव द्वारा जारी किया जाएगा। यानी कि इस चीज के लिए सर्टिफिकेट किसके द्वारा जारी किया जाएगा, कि या तो जिला एवं सेशन कोर्ट के द्वारा, हाई कोर्ट के जो है महानिबंधक द्वारा, या सुप्रीम कोर्ट के जो महासचिव द्वारा जो है इसको, न्यायालय का जो महासचिव है उसके द्वारा जो है ये सर्टिफिकेट जो है इशू किया जाएगा। तो पता चला कि इसमें अमेंडमेंट क्या हुआ है, इसमें अमेंडमेंट ये हुआ है कि पहले सिर्फ वो रजिस्टर्ड होना चाहिए था, लेकिन अब रजिस्टर्ड के साथ साथ प्रैक्टिस भी क्या है कि वो जो है कम से कम 30 केसेस इंडिपेंडेंटली लड़ा हुआ, अगर जो वो जनरल कैटेगरी से है, और अगर जो वो ओबीसी कैटेगरी से है या एससी कैटेगरी से है या एसटी कैटेगरी से है तो वो 24 केसेस जो है इंडिपेंडेंटली जो है उनको लड़ रहा हो, उसका नाम जो होना चाहिए। और उसके लिए सर्टिफिकेट कौन इशू करेगा, उसके लिए सर्टिफिकेट जो इशू करेगा या तो सेशन कोर्ट सेशन जज करेगा, सेशन एवं डिस्ट्रिक्ट जज करेगा, या हाई कोर्ट का महाप्रबंधक करेगा, महानिबंधक करेगा, या सुप्रीम कोर्ट का जो है महासचिव जो है इसके लिए जो है सर्टिफिकेट इशू करेगा। तो जनरली बड़ा चेंजिंग जो है ये है, अब प्रैक्टिस जो है कंपलसरी है, वो वाली चीज कहते हैं। इसी के साथ और जो अमेंडमेंट है इसे देख लेना। यहां पर एक बात और कही है, अगर जो हम 18 को देखें तो यहां पर चयन प्रक्रिया बताई, यहां सिलेक्शन प्रोसीजर को बताया कि सिलेक्शन का प्रोसीजर क्या होगा, प्रोसेस क्या होगा, चयन की प्रक्रिया क्या होगी। तो पहले क्या था और अब क्या है, अब यहां देखना है। तो पहले कहा कि नियम 16 में निर्दिष्ट चयन समिति प्राप्त हुए आवेदन पत्रों की समीक्षा करेगी, यानी कि उसके लिए जो है एक सिलेक्शन कमेटी बनाई जाएगी, वो जो है जांच करेगी कितने जो है एप्लीकेशन फॉर्म जो है आए हैं, यानी कि कितने आवेदन पत्र आए हैं, और तत्पश्चात अभ्यर्थियों की उपयुक्तता आंकने के लिए परिशिष्ट 6 में जो अपेंडिक्स है यथाविहित लिखित परीक्षा आयोजित करेगी। और उसके बाद जो है रिटन एग्जामिनेशन होगा। समिति ऐसे अभ्यर्थियों को साक्षात्कार के लिए बुलाएगी जिन्होंने समीक्षा और लिखित परीक्षा के पश्चात उसकी राय में साक्षात्कार के लिए अर्हता प्राप्त कर ली है, यानी कि रिटन एग्जाम कराएगी। उसके बाद जो है कह रही है कि समीक्षा और लिखित परीक्षा के पश्चात उसकी राय में साक्षात्कार के लिए अर्हता प्राप्त कर लिया। जो कमेटी को लगता है पहले वो जांच करेगी फॉर्म की, और उसके बाद उसे लगा कि हाँ ये इलिजिबल है, रिटन एग्जाम होगा, रिटन एग्जाम में भी वो इलिजिबल है, तो उसके बाद जो उसको इंटरव्यू के लिए बुला लेगी। लेकिन अब क्या इसमें अमेंडमेंट किया गया है, अब इसको देखना है। कहा कि नियम 18 चयन प्रक्रिया, नियम 16 में निर्दिष्ट चयन समिति द्वारा, जो चयन समिति वही थी, यही सेलेक्ट कमेटी जो है प्राप्त आवेदन पत्रों की समीक्षा करेगी, यानी कि उनकी जांच करेगी, उनको देखेगी, और यदि पात्र आवेदकों की संख्या की रिक्तियों की संख्या से 10 गुना अधिक हो, यानी कि ऐसे समझ लो कि जितनी वैकेंसी आई है, जितनी पोस्ट आई है, सपोज करो पोस्ट आई 100, वैकेंसी कितनी है 100 सीट्स आई, और अगर जो 1000 से ज्यादा फॉर्म भर जाते तो उसे कह रहा है कि यदि पात्र आवेदकों की संख्या रिक्तियों की संख्या से 10 गुना अधिक हो तो लिखित परीक्षा में सम्मिलित किए जाने वाले अभ्यर्थियों की उपयुक्तता आंकने के लिए एक प्रारंभिक परीक्षा आयोजित कर सकती है। यानी कि कमेटी के ऊपर सौंप दिया कि कमेटी के सामने जितनी वैकेंसी आई है, अगर जो ये लगता है कि एप्लीकेशन फॉर्म जो है उसके 10 गुना से ज्यादा आ गए हैं, तो कमेटी क्या कर सकती है कि एक प्रिलिमिनरी एग्जाम करा सकती है, एक प्रारंभिक परीक्षा करा सकती है ना। और प्रारंभिक परीक्षा में नियम 16 के अधीन यथाविहित पाठ्य विवरणों में से 2 घंटे अवधि के 100 अंकों का एक प्रश्न पत्र सम्मिलित होगा। यानी कि जो रूल 16 के अंतर्गत
जो पाठ्य है, सिलेबस है, उसके अकॉर्डिंग जो है उसी में से क्या है कि 100 नंबर का एक जो है प्रीलिम्स एग्जाम होगा, और उसके लिए ड्यूरेशन कितना होगा, टाइम कितना होगा, 2 घंटे का। और कहा कि परंतु यह है कि वे अभ्यर्थी ही मुख्य लिखित परीक्षा के लिए पात्र माने जाएंगे जो श्रेणीवार जैसे सामान्य, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के रिक्तियों की संख्या के 20 गुना के अध्ययन प्रारंभिक परीक्षा में न्यूनतम 45% अंक प्राप्त किए हों। यानी कि उन व्यक्तियों को ही रिटन एग्जाम कराया जाएगा कि जिन्होंने से कम 45% अंक जो है उन्होंने प्राप्त किए हो। प्रारंभिक परीक्षा में न्यूनतम 45% अंक जो है प्राप्त किए। क्या कह रहा है कि परंतु यह है कि वे अभ्यर्थी ही मुख्य लिखित परीक्षा के लिए पात्र माने जाएंगे जो श्रेणीमान जैसे सामान्य, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के रिक्तियों की संख्या के, जितनी रिक्तियों की संख्या 20 गुना के अत्यधिक, उसके 20 गुना प्रारंभिक परीक्षा में न्यूनतम 45% अंक प्राप्त किए हों। 45% का यहाँ पर भी क्राइटेरिया जो है लगा दिया। और इसके बाद कहा नियम 16 के अधीन यथाविहित पाठ्य विवरणों के अनुसार अभ्यर्थियों की उपयुक्तता आंकने के लिए एक लिखित परीक्षा जो है आयोजित की जाएगी। उसके बाद जो उनका एक रिटन एग्जामिनेशन होगा और ऐसे आवेदकों को साक्षात्कार के लिए बुलाएगी जिन्होंने लिखित परीक्षा में उसकी राय में साक्षात्कार के लिए अर्हता प्राप्त कर ली हो। यानी कि पहले प्रीलिमिनरी एग्जाम होगा, उसके बाद जो है मेंस का जो है रिटन एग्जाम हो जाएगा, और इसके बाद जो है उनको जो है इंटरव्यू के लिए जो है बुला लिया जाएगा। बता दूं अभी तक सिलेबस में कोई भी चेंज नहीं किया गया है, और अगर आने वाले टाइम में कोई सिलेबस में चेंजिंग होती है तो उसे भी बताएंगे। इस लगे रहिए, मेहनत कीजिए, कोई नहीं, जो होता है वो तो सभी के लिए होता है, इससे घबराने की जरूरत नहीं है। आगे जो भी होता है उसे देखते हैं। तो जो वीडियो पसंद आती है तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को जो है सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।